गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक ऑनलाइन बच्चों बताना एक बार। यस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन को टॉपिक लेना है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन अपन ने देखो बेटा ऑफर पढ़ा, तो अपन ने उसमें पढ़ा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज इसेंशियल। फिर हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, तो उसमें भी अपन ने क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है, पढ़ा था। तो अब ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर होता कब है ना। अब इसके रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक आ रहा है अपना कम्युनिकेशन, और ये टॉपिक आपको नोट से ही करना है। ये टॉपिक आपको नोट से ही करना है, इसको करेंगे अपन, और उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे अपनी एमसीसी बुकलेट के। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कम्युनिकेट कब होता है? जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है। सपोज करो मैंने आपको ऑफर दिया, मेरा ऑफर पूरा कब होगा? जब ये आपकी जानकारी में आ जाएगा। ए ने बी को ऑफर दिया, ए का ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब बी की जानकारी में आ जाएगा। तो ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज गिवन, दैट इज ऑफरी। पढ़ के देखो, यही है क्या रूल? ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस पर्सन को ऑफर दिया है उसकी जानकारी में आ जाए, यानी ऑफरी की जानकारी में आ जाए, तो ऑफर कम्युनिकेट मान लिया जाएगा। केस पढ़ चुके हो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। अब आ जाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बेटा, इसके रूल्स कहते हैं, देखो दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग समय पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा होता है। जैसे ऑफरर यानी प्रपोजर के लिए अलग समय पे पूरा होगा, एक्सेप्टर के लिए अलग समय पर पूरा होगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर, मतलब एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब है ऑफरर के लिए, फर्स्ट पार्टी के लिए, ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा होता है? रूल कहता है व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब लेटर को किस में डाल दिया? पोस्ट में डाल दिया। पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है लेटर को पोस्ट में डालना। ठीक है, एक बार कोई चीज आपने लाल डब्बे में डाल दी, पोस्ट बॉक्स जो है ना आपका, उसके अंदर डाल दी आपने, अब क्या आप उसे बाहर निकाल सकते हो बेटा? नहीं निकाल सकते ना। सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर टू विड्रॉ इट, जिससे वो एक्सेप्टर की पावर के बाहर हो गया, अब वो एक्सेप्टर उसे वापस नहीं ले सकता। कोई चीज आपने एक बार लेटर डाल दिया पोस्ट के अंदर, अब आप उसे बाहर निकाल नहीं सकते। तो जैसे ही एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डालेगा, फर्स्ट पार्टी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा मान लिया जाएगा। फर्स्ट पार्टी के लिए कब पूरा होता है? जब सेकेंड पार्टी लेटर पोस्ट में डालेगी। सिंप्लीफाइड वे में बोलूं, फर्स्ट पार्टी ऑफरर के लिए कब पूरा होगा? जब सेकेंड पार्टी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डालेगी। एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डालेगा, तब पूरा होगा। दूसरी पार्टी के लिए कब पूरा होगा? जब वो लेटर पहली पार्टी की जानकारी में आ जाएगा। व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब आप ये ध्यान रखना, फर्स्ट पार्टी के रूल में सेकेंड पार्टी का नाम आ रहा है, और सेकेंड पार्टी के रूल में फर्स्ट पार्टी का नाम आ रहा है। पढ़ के देख लो चाहे तो आप। ऑफरर या प्रपोजर वाले रूल में एक्सेप्टर वर्ड आ रहा है ना, और एक्सेप्टर वाले रूल में आपका प्रपोजर वर्ड आ रहा है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में बोलूँ, ए ने बी को ऑफर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। ए के लिए कब पूरा होगा? जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाले। बी के लिए कब पूरा होगा? जब ये लेटर ए को मिल जाए। बात समझ में आ गई क्या? पहली पार्टी के लिए जब दूसरी पार्टी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाले, दूसरी पार्टी के लिए जब वो लेटर पहली पार्टी को मिल जाए, कम्स टू हिज नॉलेज, कम्स टू हिज नॉलेज। अब एक बार एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। चलो, ए ने बी को बेटा एक ऑफर दिया लेटर के माध्यम से। ये लेटर उसने डाल दिया बेटा पोस्ट में। कब डाला बेटा? 1 मार्च को लेटर क्या किया? पोस्ट में डाल दिया। ए ऑफरर है, बी एक्सेप्टर है। ठीक है, अब ये लेटर जो है 15 मार्च को रिसीव हुआ है, किसको? बी को। बी ने थोड़ा समय लिया और क्या किया? 20 मार्च को अपनी लेटर जो है
एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर में लिख करके पोस्ट में डाल दी। अभी पेंसिल वाला पोर्शन इग्नोर करना, उससे अभी लेना देना नहीं है आपका। अब ये 20 तारीख वाला लेटर सपोज कर रहे हैं 30 तारीख को एक को पहुंच गया, एक को रिसीव हो गया, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? पहला क्वेश्चन ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब पूरा हुआ। रूल देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का रूल, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। बी के नॉलेज में कब आया? 15 मार्च। तो कैन आई से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया 15 मार्च को। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया। अब रूल लगाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के लिए कब पूरा हुआ है? जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाले। उसने कब डाला है बेटा? 20 मार्च। तो ए के लिए कब पूरा होगा? 20 मार्च को। बी के लिए कब पूरा होगा? जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को मिल जाए। कब मिला है? 30 मार्च। कोई डाउट है क्या? बताओ मुझे। एक बार पढ़ के दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो। क्या ऑफर जो है वो दोनों के लिए नहीं है। ऑफर तो भाई ऑफरर ने दिया है ना। कम्युनिकेशन का सिंगल रूल है। सिंगल रूल क्या कहता है? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। मैंने तेरे को ऑफर दिया तो मेरा ऑफर पूरा कब होगा? जब तेरे नॉलेज में आ जाए। तो नॉलेज में बी के कब आया है भाई? जब लेटर मिला है 15। सिंपल रूल लगाया है, कुछ नहीं किया अपन ने। कोई भी डाउट है पूछ लो मुझसे। यहां तक समझ में आ गया क्या? बताओ। बेसिकली तो आएगा तो प्रैक्टिकल आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे क्या आएगा? प्रैक्टिकल आएगा। और 10 जगह से 10 बातें पढ़ने से अच्छा है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में पूरा बता दिया। सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी इसके, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पर बोला मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस किस तरीके से दी जा सकती है? तो इसने बोला बाय एक्ट दे सकते हैं, बाय ओमिशन दे सकते हैं, बाय कंडक्ट दे सकते हैं। ऑफर में लैंग्वेज आई थी बेटा, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आई थी नहीं आई थी? टू डू मतलब काम करने को बोल रहा है, टू डू एब्सटेन मतलब नॉट टू डू, आपको काम करने से मना कर रहा है ना। अगर आपको ऑफर में कुछ काम करने को बोला गया है, आप वो काम कर दो तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। दूसरा, आपसे कहा गया आप ये काम नहीं करोगे और आपने नहीं किया, ओमिशन, तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। आपसे कहा आप तो एमसीसी में क्लास लोगे और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं लोगे, तो आपने क्या किया? उस चीज़ को मान लिया, आपने कहीं और क्लास नहीं ली, तो एक्सेप्ट है आपको। समझ आ गई बात? और तीसरा तरीका क्या बताया? बाय कंडक्ट, फॉल ऑफ हैमर इन द केस ऑफ ऑक्शन सेल। समझ आ रही है बात? तो ये 3 तरीके दे रखे हैं, बाय एक्ट, बाय ओमिशन, बाय कंडक्ट। आप देखो यही डेट्स अपनी आंसर में आई थी कि नहीं आई थी? मैंने आंसर जानबूझ के नेक्स्ट पेज पे लिखा था ताकि आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर सको। यही थे डेट्स अपने। चलो अब बात करेंगे रिवोकेशन की, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल के दोनों के कंबाइंड आते हैं, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन लेंगे। हाँ, बाय एक्ट का मतलब क्या हुआ? आपने काम किया है, और बाय कंडक्ट क्या है? डीम्ड माना जाएगा। वही आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाला है। बाय एक्ट के अंदर ये वर्ड्स वाले फॉर्म लेगा और इम्प्लाइड में बाय कंडक्ट वाला लेगा। तो इस तरीके से इसने दिया है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिवोक करना मतलब खत्म करना, विड्रॉ करना, वापस लेना। ठीक है, अब भाई ऑफर को रिवोक करना है, कब तक कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। विलियम एंसन की बात याद करो, एक बार विस्फोट हो गया तो बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑक्शन सेल की बात करूं तो आपको पता है ना, एडवर्टाइजमेंट ऑक्शन सेल का, इनविटेशन टू ऑफर, बिडिंग ऑफर, फॉल ऑफ हैमर, एक्सेप्टेंस, यही पढ़ा है। अच्छा, तो अगर मैं ऑक्शन सेल की बात करूं, बिड कैन बी रिट्रैक्टेड बिफोर फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर से पहले पहले बोली को वापस लिया जा सकता है, क्योंकि बिडिंग ऑफर है और फॉल ऑफ हैमर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद नहीं कर सकते। एक बार विस्फोट हो गया, विलियम एंसन वाली बात याद करो, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यही है कि नहीं है? पढ़ो एक बार। ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर
एक्सेप्टेंस, बिड कैन बी रिट्रैक्टेड बिफोर फॉल ऑफ हैमर। अब आया तुम्हारा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकते हैं? टॉपिक क्या है? एक्सेप्टेंस को कब तक वापस लिया जा सकता है? भाई इंग्लिश लॉ तो ये कहता है कि एक बार एक्सेप्टेंस दे दी ना, अब तुम उसे वापस नहीं ले सकते। इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि भाई एक बार एक्सेप्टेंस दे दी तो अब आप उसे वापस नहीं ले सकते। पर हमारा इंडियन लॉ ये कहता है रास्ते में रोका जा सकता है। विलियम एंसन की बात याद करो, क्या कहता था? रास्ते में अगर एक्सेप्टेंस को रोक दिया, ऑफर तक पहुंचने नहीं दिया, तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। याद आ रहा है? तो इंडिया में तो रास्ते में रोकना अलाउड है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। देखो कैसे, एग्जाम्पल पे आओ वापस। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस लिख के पोस्ट में डाली थी 20 मार्च को, ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर ए को कब मिल रहा है? 30 मार्च को। तो ये जो 20 से 30 का समय है, इसके बीच में एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। ये जो 20 से 30 का समय है ना, इसके बीच में एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। लैंग्वेज याद रहेगी, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर दिस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। रास्ते में रोका जा सकता है। विलियम एंसन ने यही स्टेटमेंट दिया था, कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। समझ आई बात ये वाली? हाँ, और तरीका फास्ट मीन्स अपनाएंगे अपन। अभी करेंगे रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन अभी आ रहा है। भाई पहले पोस्ट से भेजा तो अब स्पीड पोस्ट लगाएंगे, उससे पहले पहुंचाना है। अगर वो पहले पहुंच गया रिवोकेशन का लेटर तो रिवोकेशन वैलिड, एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जो पहले पहुंचेगा उसके हिसाब से देखना है अपन को। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब रिवोकेशन का भी कम्युनिकेशन है। ऑफर का पढ़ा, एक्सेप्टेंस का पढ़ा, अब किसका पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन? रिवोकेशन का। अब देखो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, ऑफर को रिवोक किया या फिर आपने एक्सेप्टेंस को रिवोक किया, दोनों ही केस में रूल सेम लगेंगे। रूल क्या कहता है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि हु रिवोक्स, जो रिवोक करेगा उसके लिए। ऑफर के केस में कौन रिवोक कर सकता है बेटा? ऑफरर, जिसने रिवोक किया, जिसने ऑफर दिया है वही तो उसे वापस ले सकता है। और एक्सेप्टेंस के केस में कौन रिवोक कर सकता है? एक्सेप्टर या ऑफरी। समझ आई ना बात? तो क्या बोला? जो रिवोक करेगा उसके लिए। उसके लिए कब होगा? व्हेन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाल दे। जब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाल दे, जो रिवोक करेगा उसके लिए जब लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाल दे, और दूसरी पार्टी के लिए जब उसे वो लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाए, जब उसकी जानकारी में आ जाए। जो रिवोक करेगा उसके लिए जब लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाल दे, दूसरी पार्टी के लिए जब उसे लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाए। रूल लगा के देखो, चलो प्रैक्टिकल के हिसाब से। पहले कर रहे हैं अपन रिवोकेशन ऑफ ऑफर। एक एग्जाम्पल से लेते हैं। ए ने बी को बेटा ऑफर दिया, कब दिया? 1 मार्च को दिया। ए ने बी को ऑफर दिया है 1 मार्च को, और कैसे दिया है? बाय पोस्ट दिया है, लेटर भेजा है पोस्ट के थ्रू। 2 मार्च को इसको लग रहा है कि यार मैंने गलत ऑफर दे दिया, मुझे तो क्या करना है? इस ऑफर को रिवोक करना है। तो 2 मार्च को ए ने क्या किया? लेटर ऑफ रिवोकेशन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया। भाई पहला पोस्ट से भेजा था तो अब किसी फास्ट मीन से भेजोगे ना, भाई उससे पहले तो पहुंचाना है ना। अगर उसके बाद पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ, अब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले वाला किससे भेजा था? पोस्ट से। तो अब किससे भेज रहा है? स्पीड पोस्ट से। ठीक है, अब स्पीड पोस्ट से भेजा है तो ये मान रहे हैं लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले पहुंचेगा। सपोज ये लेटर ऑफ रिवोकेशन 3 मार्च को बी को मिल गया, 1 मार्च को उसने ऑफर लेटर भेजा है बी, और 2 मार्च को उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजा है स्पीड पोस्ट से। 3 मार्च को ये लेटर ऑफ रिवोकेशन बी को मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन हमें देखना है
किसके लिए देखना है? जो रिवोक कर रहा है उसके लिए। ऑफर का रिवोकेशन कौन कर सकता है, ए या बी? ए। तो ए के लिए कब पूरा होगा? जब उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाला। कब डाला? 2 मार्च। और दूसरी पार्टी के लिए कब पूरा होगा? जब उसे लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाए। कब? 3 मार्च। समझ आई क्या बात? ये बताओ। रिवोकेशन के रूल ये कहते हैं जो रिवोक करे उसके लिए तो जब लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाले, और दूसरी पार्टी के लिए जब उसे लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाए। ठीक है, अभी हमने किसका रिवोकेशन देखा? ऑफर का। अब किसका बता रही हूँ? एक्सेप्टेंस का। वही अपना एग्जाम्पल था पहले वाला, उसी पे आएंगे, है ना। ये देखो 20 मार्च को बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर बेटा पोस्ट में डाला था। अब बी को क्या लगता है 22 मार्च को कि मैंने गलत एक्सेप्टेंस दे दी, मुझे तो ये एक्सेप्टेंस क्या करनी है? रिवोक करनी है, वापस लेनी है। बी ने ये किया बेटा, लेटर ऑफ रिवोकेशन लिख करके इस बार किस में डाल दिया? स्पीड पोस्ट में। अब स्पीड पोस्ट से भेजा था तो ये हम मान रहे हैं कि ये लेटर जो है ना 28 मार्च को बेटा पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा? ए के पास पहुंच जाएगा। अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन देखो, जो रिवोक करता है उसके लिए एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कौन करेगा? ए या बी? बी करेगा। ठीक है, जो रिवोक करता है उसके लिए जब लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट में डाले। कब डाला? 22 मार्च, यही है डेट। और दूसरी पार्टी के लिए जब लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल जाए। कब? 28 मार्च। बात समझ आ गई क्या? बताओ। और अगर दोनों लेटर एक साथ मिले, अब क्या करें? इफ बोथ द लेटर्स, जैसे मान लो एक तो लेटर ऑफ रिवोकेशन है और एक है तुम्हारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, दोनों एक साथ मिले तो रूल कहता है विच एवर इज रेड फर्स्ट। विच एवर इज रेड फर्स्ट, जो भी पहले पढ़ा गया। अब ये तो भाई बात पूरी की पूरी तरीके से किसके पास चली गई? एक्सेप्टर के हाथ पे। अब उसको लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या बोलेगा? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा था। और अगर बोलता है नहीं बनाना तो क्या बोलेगा? कि भाई रिवोकेशन पहले पढ़ा था। प्रूव करना मुश्किल है। रूल क्या कहता है? विच एवर इज रेड फर्स्ट। विच एवर इज रेड फर्स्ट, याद रहेगी चीज। तो ये रूल्स है हमारे यहाँ पर जो हमने अभी अभी ये टॉपिक पढ़ा है। आई थिंक समझ में आए होंगे ये वाले। एक बार डेट्स टैली कर लो, यही थी कि नहीं थी आपके आंसर में? ऑफर वाले में 2 और 3 आ रही थी और इसमें 22 और 28 आ रही थी, यही था ना रूल। इसका देखो लैंग्वेज ऐसी आती है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु रिवोक्स और हु मेक्स इट। ठीक है, इसका मतलब लेकिन है किसके लिए? जो रिवोक कर रहा है। जो रिवोक कर रहा है, अगेंस्ट वर्ड यूज करता है बट उस अगेंस्ट का कोई मतलब नहीं होता। मतलब जैसे वहां वर्ड आया था ना एज अगेंस्ट प्रपोजर, लेकिन हम बोलते क्या थे? ऑफरर के लिए। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे क्या लिया जाता है? के लिए। तो फर्स्ट पार्टी के लिए कब होगा? सेकंड पार्टी के लिए कब होगा? ऐसे लिया अपन है। चलो इसके कुछ प्रैक्टिकल करते हैं जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं। इसका एक क्वेश्चन अपने मेन एग्जाम में आया, वो 6 नंबर का आ गया। उसमें ज़्यादा लिखना भी नहीं था, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे ना वो बहुत अच्छे से कर सकता था उसको। आपके पास अगर एमसीसी बुकलेट है तो आप मुझे पेज नंबर बता सकते हो क्या? कुछ डेट्स वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, शायद यही वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे उठ के इस यूनिट से आया था। तो आप एक बार देखो, प्रैक्टिकल आया तो कैसे पूछा जा सकता है। मिस्टर बी ने प्रपोजल दिया मिस्टर एस को बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख। पोस्टेड द लेटर ऑन, लेटर पोस्ट किया है 10 अप्रैल को। लेटर एस के पास पहुंचा 12 अप्रैल को और उसने पढ़ा कब है? 13 अप्रैल। अब भाई बताओ नॉलेज में कब मानूं, 12 या 13? 13 कम्स टू नॉलेज है ना लैंग्वेज। तो हमने क्या लेंगे इसके अंदर? जब उसने पढ़ लिया है ना, जब उसके नॉलेज में आ गया। ठीक है, मिस्टर एस ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा और कब भेज रहा है ये भाई? 16 तारीख को भेजा है। और मिस्टर बी के पास ये लेटर कब मिल रहा है? 20 अप्रैल को। अब 20 अप्रैल से पहले की डेट दी है यहाँ पे देखो, 17 अप्रैल को एस ने अपना माइंड बदल दिया, टेलीग्राम भेज रहा है, अब एक्सेप्टेंस वापस ले रहा है। और ये टेलीग्राम कब पहुंच गया? कौन सा पहले पहुंचा? एक्सेप्टेंस का या रिवोकेशन का? रिवोकेशन का पहले पहुंच गया, इसका मतलब है ना। एग्जामिन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। पहला, ऑन विच डेट द ऑफर विल बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बताओ।
13 अप्रैल। सही है कि नहीं बताओ? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, नॉलेज में कब आया? 13 अप्रैल को ही तो आया बेटा, है ना? यही रूल था हमारा। सेकंड देखो क्या है, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बताओ, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है क्या 20 वाली? नहीं है, क्योंकि उससे पहले क्या पहुंच गया? रिवोकेशन का पहुंच गया, इट इज नॉट वैलिड। फिर बोला व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच एट द सेम टाइम विच एवर इज रेड फर्स्ट। अच्छा, आप तो टेलीग्राम चैनल जानते हो, इस टेलीग्राम का मतलब पता है? जो यहाँ लिख के आ रहा है तार, तार वर्ड सुना है? पहले तार चला करते थे तो बहुत अर्जेंट होता था ना, तो एक लाइन में मैसेज लिख के भेज देते थे। तो एक पर्सन के पास एक चिट्ठी आई और एक तरफ आया टेलीग्राम, किसको पहले खोलेगा? टेलीग्राम। एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन होगा वो पहले क्या खोलता है? हमेशा टेलीग्राम। लेकिन आईसीआई दोनों अजम्पशन देगा कि अगर उसने ये लेटर पहले खोला रिवोकेशन का तो रिवोकेशन वैलिड, अगर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पहले खोल लिया एक्सेप्टेंस वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। समझ आ गई बात? सेकंड में बोल रहा है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब आप ये बताओ क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि उससे पहले रिवोकेशन का लेटर पहुंच चुका है। पहुंच चुका है ना, रास्ते में रोका जा सकता है। अब एक बार आंसर पार्ट पढ़ो, सेम आंसर है या नहीं है। थर्ड पार्ट का मैं बता देती हूँ एक बार, रुको कल वो कर ही लेते हैं। ऑफर मेड बाय मिस्टर बी विल बी कंप्लीट ऑन 13 अप्रैल, यही हमने लिया था। सेकेंड पार्ट बोलता है एक्सेप्टेंस कर लेना इसको, एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एज ही रिवोक द एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस मिस्टर बी। ठीक है, इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन रीच टुगेदर, टू सिचुएशन मे अराइज, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर विच ही रीड्स फर्स्ट। लाइक इफ ही रीड्स एक्सेप्टेंस तो एक्सेप्टेंस वैलिड और रिवोकेशन तो रिवोकेशन वैलिड। इन एब्सेंस ऑफ एनी सच इंफॉर्मेशन रिवोकेशन एब्सोल्यूट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टेलीग्राम से भेजी गई है। आप दोनों सिचुएशन डाल के आना, आप दोनों सिचुएशन डाल के आना, क्योंकि टेलीग्राम क्या माना जाता है बेटा? अर्जेंट माना जाता है, टेलीग्राम अर्जेंट माना जाता है। एक प्रूडेंट पर्सन पहले क्या खोलेगा? टेलीग्राम खोलेगा, पर अजम्पशन दोनों देके आनी है। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी पढ़ लो, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, रामास्वामी प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू रामानाथन। रामानाथन ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है बाय पोस्ट। नेक्स्ट डे रामानाथन ने टेलीग्राम भेज दिया विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस की, मैं तो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूँ। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इन लाइट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, telegram of revocation was received by Ramanathan before the letter of acceptance। अब क्या वैलिड होगा भाई? रिवोकेशन वैलिड है, क्योंकि पहले पहुंचा है रिवोकेशन वाला टेलीग्राम। दूसरा, अगर ये दोनों एक साथ पहुंचते तो whichever is read first। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लो आंसर पार्ट एक बार। yes the revocation of acceptance is valid, क्योंकि रिवोकेशन का पहले पहुंचा है। If Ramaswamy opens the telegram first, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, as this would be normally so in case of a rational person। रेशनल मतलब लॉजिकल पर्सन, प्रूडेंट पर्सन, कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है तो वो सबसे पहले टेलीग्राम खोलेगा। आईसीआई ने यही लिखा है। समझ आ गई बात? आगे क्या बोला? और अगर वो उसे पढ़ता है तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी। इफ ही ओपन्स द लेटर फर्स्ट, आगे अजम्पशन दे दी ना भाई, क्या पता सामान्य बुद्धि का हो या ना हो, लेटर पहले पढ़ ले तो क्या करे? तो दूसरी चीज भी लिख के आनी है आपको। इफ ही ओपन्स द लेटर फर्स्ट, रीड इट, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड। समझ आ गई बात? हाँ बेटा, नहीं लिखा आपको, इसके अकॉर्डिंग देख लेना ये वाला पोर्शन। आपको दोनों अजम्पशन डाल के आनी है, दोनों अजम्पशन डाल देना। जो लेटर, अगर ये लेटर पहले पढ़ा तो ये हो जाएगा, ये लेटर पहले पढ़ा तो ये हो जाएगा, और नॉर्मल पर्सन टेलीग्राम पहले पढ़ेगा, ये भी बताना। आप तो सेफ साइड पे चलना, आईसीआई का भरोसा नहीं है वो कैसे देता है, कई बार अजम्पशन दे दे, कई बार अजम्पशन ना दे, तो आप तो आंसर पूरा लिख के आना। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन बचा था क्या इसके अलावा? एक बार पास एग्जाम क्वेश्चंस चेक करो, कोई बचा है क्या? मैंने कल कराए थे ना? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, करे थे ना कल अपन ने, कोई बचा है क्या क्वेश्चन? बता दो मुझे। आई थिंक ये वाला कर लो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, आई थिंक यही है यहाँ पे बचा हुआ। एक्स ने ऑफर किया अपना घर बेचेगा वाई को कितने में बेटा? 50,000। वाई एक्सेप्टेड द ऑफर बाय ईमेल। नेक्स्ट डे वाई सेंट अ फैक्स रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस, और ये जो रिवोकेशन का फैक्स है इट रीच्ड एक्स बिफोर द ईमेल। इज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड? वैलिड है। एंड वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ बोथ द ईमेल एंड फैक्स रीच टुगेदर? व्हिचएवर इज रेड फर्स्ट। बात समझ में आ गई? तो उसके अकॉर्डिंग दे देना आप। एक और भी चीज पूछी है, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड बाय प्रपोजर बिफोर पोस्टिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, रोका जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया बाहुलाल अपन कर चुके हैं, तो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पार्ट अपन ने यहाँ के ले लिए। देखो बेटा, इस यूनिट का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत बाकी है अभी हमारा। रिवोकेशन के तरीके, मोड ऑफ रिवोकेशन पूछे जा सकते हैं, जो आ रहा है अपना यहाँ पर मोड ऑफ रिवोकेशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। आईसीआई में बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ टॉपिक है। देखो मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर करके आ रहा होगा एक, हाँ 1.26 पेज पे निकाल लो एक बार। एक ही लिख के आते हैं तो मार्क्स कटेंगे क्या? देखो बेटा, दे के दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आईसीआई अभी तक हर आंसर में दोनों चीजें देता आ रहा है। तो एग्जामिनर की आंसर शीट में जितना मैटर आ रहा है, अगर अपन वैसे उस हिसाब से देंगे तो अपन को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दे के दोनों चीजें आनी पड़ेंगी। अब देखो, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक बार यहाँ से समझेंगे, और ये करना है टॉपिक आईसीआई से, मैं वहीं से कराऊंगी। ये है क्या? देखो, पहला है बाय गिविंग नोटिस। ऑफर रिवोक किस किस तरीके से किया जा सकता है, ये पढ़ रहे हैं। पहला है बाय गिविंग नोटिस, मैंने नोटिस दे दिया कि अब जो है मैं अपना ऑफर जो है वो रिवोक कर रही हूँ। मैंने नोटिस दे दिया कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रही हूँ। तो बाय गिविंग नोटिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इनको क्या किया जा सकता है? रिवोक किया जा सकता है। पहला तरीका है बाय गिविंग नोटिस। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। कोई भी ऑफर जिंदगी भर के लिए खुला नहीं रहता। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में एक्सेप्ट करो, और टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल टाइम में करो। याद आ रहा है, जून में एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए थे, नवंबर में अलॉटमेंट किया। मैंने कहा था केस आगे आएगा, राम्सगेट विक्टोरिया होटल अगेंस्ट मोंटेफियोरे। एक केस है जिसमें ये बोला गया एक्सेप्टेंट आपको क्या करनी है? रीजनेबल टाइम में देनी होती है, और उसके बाद में वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाती। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम अगर आपने एक्सेप्टेंस दी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। पॉइंट समझ आ गया बेटा ये वाला? तो टाइम बीत गया, इस वजह से जो है ऑफर लैप्स हो गया। टाइम लिमिट बीतने के कारण क्या हो गया? ऑफर लैप्स हो गया। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है ना, ऑफर में कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है, तो अगर आप ऑफर की कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तो रिवोक ही तो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ऑफर में कुछ दिया हुआ था शर्त, ए ने बी से बोला अपना लैंड बेच दूंगा तुम्हें 10 लाख में, प्रोवाइडेड तुम्हें भी क्या करना है? तुम्हें अपना लैंड मुझे लीज पे देना पड़ेगा 2 लाख पे। शर्त जोड़ दी ऑफर के अंदर, जोड़ दी कि नहीं जोड़ दी बताओ? शर्त जोड़ दी। अब इस शर्त को पूरा नहीं करूंगी तब तक की ऑफर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑफर में तो शर्त हो सकती है, एक्सेप्टेंस में शर्त नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस में शर्त लगाने पे काउंटर ऑफर बन जाता है। ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल। यही पढ़ा था ना अपन ने। अच्छा देखो, नेक्स्ट आ रहा है बाय डेथ और इंसैनिटी। अच्छा, सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पर्सनल स्किल का है, पर्सनल वॉल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, राइटर, जो अपने व्यक्तिगत हुनर पर काम करते हैं। ठीक है, अब इनके तो काम इनको ही पूरे करने पड़ते हैं। दे आर टू बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ। और अगर इनकी डेथ हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते थे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? तो ये इनका ऑफर तो लैप्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। तो क्या बोला? बाय डेथ और इंसैनिटी। ऑफरर की डेथ हो गई या वो पागल हो गया, इंसेन हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो ये अपने आप ही ऑफर रिवोक मान लिया जाएगा। बाय काउंटर ऑफर, हमने पढ़ा था काउंटर ऑफर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो हम इसे रिवोक ही मान लें।
जब नहीं बनता तो रिवोक्ड ही है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, आपसे कहा एक्सेप्टेंस भेजो, किसके थ्रू भेजो, फैक्स के थ्रू, आपने डाला लेटर पोस्ट में, वो मना कर सकता है ना बंदा, क्या कह सकता है, एक्सेप्टेंस वाज नॉट गिवन विद इन द बाय द प्रिस्क्राइब्ड मोड, मना कर सकता है। ऑफरर ऑब्जेक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी। सब्सीक्वेंट मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इलीगल हो गया बाद में जाके, भाई कल तक जो चीज़ लीगल थी आज इलीगल हो गई, ऐसा तो सिर्फ दो तरीके से ही हो सकता है, या तो लॉ में बदलाव आ जाए, चेंज इन लॉ, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी में ही चेंज आ जाए। बेस्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, डिमोनेटाइजेशन। जैसे ही मोदी जी का अनाउंसमेंट आया था कि अब 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उसके बाद में लोगों में एक अनसर्टेनिटी सी आ गई थी, उन लोगों ने भी, इवन चाय वालों ने भी, कोई नोट वगैरह थे ना, इनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे। जब ऐसा कुछ होता है तो सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी, अब इलीगल ऑफर तो स्टैंड नहीं कर सकता ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिवोक्ड मान लिया जाएगा। समझ आ गई क्या बात, ये बताओ। अब एक बार यही चीज़ मैं तुम्हें करा रही हूँ ICI से। 6th वाला कौन सा था, सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी वाला, इससे ऊपर वाला पॉइंट तुम्हारा बेटा ये कहता है कि आपको जो है ना एक्सेप्टेंस देनी है प्रिस्क्राइब्ड मोड में, जैसा कि बोला गया है। ऑफरर ने बोला फैक्स से दो तो फैक्स से ही दोगे, अगर और किसी तरीके से दे दिया तो रिवोक्ड मान लेंगे। नोटिस वाला यही है कि भाई मैंने सूचना दे दी, नोटिस मतलब सूचना देना, मैंने आपको बता दिया मैं ऑफर रिवोक कर रही हूँ तो रिवोक हो गया, सिंपल है वो चीज़। अच्छा इसमें पेज नंबर बता सकते हो क्या बेटा, आई थिंक अभी ऊपर गया, हाँ ये रहा, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अभी अपने तो कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आया, लेकिन जब ये आपका IPCC पैटर्न चलता था ना, उसके अंदर प्रैक्टिस मैनुअल आती थी, उसके कई क्वेश्चन अपने एग्जाम में एज इट इज़ आ चुके हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये था, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, थ्योरी के बिहाफ पे तैयार करना। क्या चीज़ है देखो, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नोटिस दे दो खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल की रीडिंग खुद लगा लेना, सिंपल सा है पढ़ लेना। दूसरा क्या है, बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स इफ एक्सेप्टेंस नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, और अगर कोई टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। एक बंदा जो है इनडेफिनेटली आपकी एक्सेप्टेंस का वेट नहीं करेगा, मतलब कोई भी ऑफर जिंदगी भर खुला नहीं रहेगा, ठीक है। केस का नाम याद करोगे, राम्सगेट विक्टोरिया होटल अगेंस्ट मॉन्टेफिओरे, वही है कि नहीं है, पढ़ लो एक बार। पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया जून में, अलॉटमेंट कब हुआ, नवंबर में, ही इज नॉट बाउंड बाय सच एन अलॉटमेंट, ही कैन से एक्सेप्टेंस बाय कंपनी नॉट गिवन विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट, कंपनी ने एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम लिमिट में नहीं दी, वो ये बोल सकता है। ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो काट दो। वैसे देखा जाए तो आज के दिन इन डिसीजंस का कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने ऑलरेडी इनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बना दिए हैं कि आपको इतने समय के अंदर अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा। बट ये लीडिंग केस है इसलिए याद करना है, राम्सगेट विक्टोरिया होटल अगेंस्ट मॉन्टेफिओरे। आगे आ गया नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर एक्सेप्टर जो है कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी कि जो ऑफर में जुड़ी हुई है उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इसके बाद में ये लाइन चाहे छोड़ देना, ये करना, फेलियर टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन विल रिजल्ट इन लैप्स ऑफ प्रपोजल। एग्जाम्पल भी कर लेना ये वाला। सपोज ए ने बी से कहा कि मेरा घर खरीद लो 5 लाख में, प्रोवाइडेड आप भी क्या करो, अपना लैंड जो है मुझे 1 लाख में लीज कर देना। दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं ऑफर में कि मैं अपना लैंड तुम्हें बेच दूंगा 5 लाख में, लेकिन तुम्हें भी अपना लैंड मुझे लीज पे देना है। समझ में आ रही ना बात, तो ऑफर में ही शर्त जुड़ी हुई है। अगर बी कहता है मैं तो अपना लैंड लीज पे नहीं दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ए का ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। कंडीशनल ऑफर है ना, कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। डेथ और इंसैनिटी कितना लेना है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, यहीं तक ले लेना। काउंटर ऑफर एज इट इज आ गया, नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द
प्रिस्क्राइब्ड मोड, सबसीक्वेंट, इलीगैलिटी। जिनका मैटर आईसीआई ने नहीं दिया वो हमें भी नहीं देना। और जितना जितना टिक करवाए इतना इतना कर लेना, एक एक लाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने करवाया ना टिक उतना कर लेना, बहुत है, ठीक है, एक एक लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस यूनिट में देखो अपन ने कम्युनिकेशन वाला टॉपिक ले लिया। ये मैंने आपको बोला आपको किससे लेना है, कॉपी से लेना है। रूल्स वगैरह हो गए, रिवोकेशन हो गया। अब देखो एक टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। इस कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के टॉपिक के आगे लिख लेना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही बताया गया है इसके अंदर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही बताया गया, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं करा रही, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दिमाग में रखना कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पूछे तो क्या बताना है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। वही कार्लिल वाला ही केस था, देखा था, केस भी कौन सा दिया है, कार्लिल वाला, कर चुके हैं अपन। इसके अंदर दो छोटे छोटे से ऐसे टॉपिक है बेटा जिन पे वो प्रैक्टिकल बना सकता है। जैसे ये है आपका कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। एक बार आना बेटा पेज नंबर 1.23 पे, क्या है पेज नंबर 1.23, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। इस टॉपिक पे आओ बेटा। ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक ये कहता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। दो चीज़ों से ये समझाएगा हमें। अच्छा बेटा, अपन ने है ना टिकट खरीदी, अपन ने बस की टिकट खरीदी, अपन ने रेलवे की टिकट खरीदी, अपन ने प्लेन की टिकट खरीदी, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। आप पढ़ो या ना पढ़ो क्या माना जाएगा, आपने ये कंडीशंस पढ़ी भी हैं और समझी भी हैं और उसके बाद आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना। जैसे रेलवे की टिकट होती है उसके पीछे लिखा हुआ होता है, कई बार तो इतनी छोटी छोटी होती है माइक्रोस्कोप से देखो, ठीक है, बहुत स्मॉल लेटर्स में भी प्रिंटेड होती हैं, कई बार कंप्यूटराइज फॉर्मेट में होती हैं, कई बार ऐसे ही होती हैं। तो अपन को क्या करना है, कई बार अपन को बताई जाती है और कई बार साइलेंटली टेसिटली अपने नॉलेज में डाल दी जाती हैं, मुँह से नहीं बोलते वो लोग। जैसे नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया सीधे, एयरलाइंस है ना, उन्होंने क्या किया, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया आपने। अब होता क्या है देखो, द मोमेंट यू परचेज द टिकट, ये माना जाएगा कि भाई आपको इनकी जानकारी थी। कई बार आते हैं ना ऑफर्स वगैरह, उसके अंदर लिखा हुआ होता है ऐड के नीचे TNC अप्लाई होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो तो आप कभी भी बोलोगे अरे इतने रुपए में लिखा था आपने तो ऐसा कहा था, वो क्या बोलेंगे नीचे देखो क्या स्टार लगा के लिखा हुआ है, TNC अप्लाई, तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ लो। जैसे रेलवे की टिकट में लिखा होता है कल को आपका लगेज खो गया तो रेलवे डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। ए ट्रैवल कर रहा था रेलवे से, उसकी जो अटैची थी वो उतार ली गई, ब्रीफकेस उतर गया वहाँ से किसी स्टेशन पे, ठीक है। अब वो केस फाइल करना चाहता है रेलवे अथॉरिटीज़ पे, सक्सीड करेगा क्या बताओ, नहीं करेगा। वो सीधे क्या बोलेंगे, रेफर बैक टू द कंडीशन गिवन एट द बैक ऑफ द टिकट। समझ आई बात। मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस का एक केस आया था, उसमें यही बोला गया था कि पैसेंजर्स आर बाउंड बाय द कंडीशन गिवन एट द बैक ऑफ द टिकट। ये माना जाएगा ये कंडीशंस उन्हें कम्युनिकेट की जा चुकी हैं और उन्हें एक्सेप्ट है और वो उनको एग्री करते हैं, तभी वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कई बार तो वो हमें बताते हैं डायरेक्टली, कई बार क्या करते हैं नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर देते हैं, तो भी ये माना जाएगा हमने तो कम्युनिकेट कर दिया था। कई बार हम बॉदर ही नहीं करते इस तरीके से, पढ़ने की हम कोशिश ही नहीं करते रहे, टिकट तो है ना हाथ में बस बहुत है, बट उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ हो सकता है। ये समझ में आ गई क्या बात। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, एक बंदे ने कपड़े डाले, एक लेडी है वो अपने कपड़े डाल के आई लॉन्ड्री में। अब लॉन्ड्री वाले ने बेटा एक रसीद दे दी, उस रसीद के पीछे लगा है, लिखा हुआ है कि इतना फेयर चार्ज किया जाएगा, इतना जो है आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या माने जाएगा, ये माना जाएगा ना कि दिस फेयर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द लेडी, यही मानेंगे ना। लेकिन ये फेयर आपका रीजनेबल होना चाहिए, दिस फेयर शुड बी रीजनेबल। जैसे सपोज करो, अनरीजनेबल का एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी ने अपने कपड़े डाले लॉन्ड्री के अंदर, 5000 की साड़ी थी और उसके पीछे है ना टिकट, वो रिसिप्ट के पीछे कंडीशन लिखी हुई है कि कल को आपका कॉस्टली गारमेंट खो जाता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गारमेंट। ये रीजनेबल है या अनरीजनेबल है,
अनरीजनेबल है। क्यों अनरीजनेबल है भाई? आप अपने महंगे कपड़े लॉन्ड्री वाले को दे रहे हो, ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रहे हो, सफाई के लिए दे रहे हो, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। वो इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। तो अगर कंडीशन अनरीजनेबल है तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? 2-3 लाइनें लिखवा रही हूँ, बस वो लिख लो, उतना पढ़ लेना, कॉपी में लिख लो थोड़ा सा दो। हाँ, मुकुल दत्ता एयरलाइंस में इसमें यही सवाल उठाया गया था कि जो टिकट के पीछे कंडीशन है क्या माने, पैसेंजर को पता है या नहीं है। अफर्मेटिव आंसर आया था, हम मानेंगे कि उनको पता है ना। लिख लो एक बार, बाकी बाद में चाहो तो आप ये रीड आउट कर लेना ICI से, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन वही क्रक्स मिलेगा जो मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ। इसमें लिखो द कंडीशंस given at the back of railway ticket / bus ticket / plane ticket are deemed to be communicated to the passenger, passengers. It will be deemed that deemed that मतलब प्रिज्यूम करेंगे, मानेंगे। It will be deemed that passengers have agreed to these conditions. मतलब पढ़ा है, समझा है और एग्री है, तभी वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। ये तो बात हुई टिकट वाली, अब किसकी लिखवा रही हूँ? रिसिप्ट वाली। लिली वाइट वाला जो केस इसमें दिया हुआ है ना, उसके बारे में लिख रहे हैं। इससे पहले लिखा है मुकुल दत्ता वाला केस था, है ना। केस का नाम याद नहीं करना, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि लीडिंग नहीं है। अच्छा, सेकंड लिखो इसमें, द कंडीशंस गिवन एट द बैक ऑफ laundry receipt. The conditions given at the back of laundry receipt are deemed to be communicated to the customers. But the condition should be reasonable. अगर कंडीशंस रीजनेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर कस्टमर बाउंड नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 25%, है ना। तो याद तो इतना ही करना है। एक बार एक एग्जांपल पढ़ो, ये वाला एग्जांपल पढ़ो, केस का नाम नहीं याद करना, सिर्फ पढ़ो। अनरीजनेबल है या नहीं है बताओ? अनरीजनेबल है, इस वजह से बाउंड नहीं माना जाएगा। और ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, यहाँ पर अगर रीजनेबल है तो बाउंड मानेंगे। दोनों सेम केस आ रहा है, लिली वाइट वाला, ये अलग अलग आ रहा है ना। आपको नाम याद नहीं करना, मैंने सिंपली आपको दोनों चीज़ें लिखवा दी कि अगर अनरीजनेबल है तो कस्टमर बाउंड नहीं माना जाएगा, रीजनेबल है तो मानेंगे, उसे पता है, प्रिज्यूम्ड। अच्छा, ये वाला देखो, मुकुल दत्ता वाला भी आ रहा होगा ना कहीं, ये रहा। The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passenger of the airlines. आपने क्या किया? आपने डिस्प्ले किया है बेटा नोटिस बोर्ड पे, एयरलाइन ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया। तो अब क्या माने कि ये नोटिस मतलब ये जानकारी लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची, उन्हें पता है या नहीं पता है। कैन द पैसेंजर बी
treated as having accepted these condition? The answer is affirmative, यानी कि yes. और ये डिसीजन किस में दिया गया? मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। इसमें ये डिसीजन दिया गया कि भाई जो कंडीशन बैटरी ऑफ द टिकट है या डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड है तो क्या माना जाएगा? कस्टमर को इनकी जानकारी है। कई बार तो हमें ये बताई जाती हैं और कई बार क्या होती हैं? टैसिटली दी जाती हैं। जैसे ये स्पेशल कंडीशन है, कई बार हमें टैसिटली बताई जाती है और हम इन्हें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं करते और हम इसे टैसिटली यानी साइलेंटली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम पर बाउंड होती है, ये माना जाएगा, है ना। एक टॉपिक छोटा सा और है, इसे कल करवाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा टॉपिक और है, ये और लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमारी ये यूनिट वाइंड अप हो जाएगी और कुछ केसेस के नाम लिखवाऊंगी आपको जिसका आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। इतना ही पोर्शन करना है यूनिट नंबर 1 में जितना मैंने कराया है, ठीक है। चलो, और किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा मुझे, एनी क्वेरी? नहीं? नहीं? चलो बेटा फिर एंड करते हैं।